ईरान एटम बम क्यों नहीं बना लेता? आपका परवरदिगार, आपका ईश्वर इजाजत देता है कि आप ऐसा बम बनाएं जो बम लाखों इंसानों को एक साथ मार दे। बावजूद इसके पूरी दुनिया से उसे अलग थलग क्यों कर दिया गया है? कुरान, रसूलुल्लाह और अहले बैत की तालीम यह है कि आप ऐसी चीज नहीं बना सकते। इस्लाम आपको मोरालिटी सिखाता है, सिद्धांत सिखाता है और आपको एथिक्स सिखाता है। इतनी आइडियोलॉजी की आपने बात की, तो ईरान एटम बम क्यों नहीं बना लेता? जी देखिए, मैं इसलिए कि प्रोग्रेसिव है तो बना लेता। ये क्या वजह है? जब इतना दबाव है और जब इतने इल्जामात उस पर लगते हैं जिसको लेकर के उसको दुनिया से अलग थलग रखा गया है, तो फिर बना क्यों नहीं लेता? जी देखिए, जंग जो है ना, एक बार ताकत की जंग होती है, ठीक है। इसके अंदर जैसे एक महल्ला है, उसके अंदर ये डिसाइड करना है कि सबसे बड़ा गुंडा कौन है, ठीक है। तो उस जंग के अंदर सामने वाले के पास एक्स हथियार है, तो आपने भी एक्स हथियार बना दिया, तो आप कहेंगे भाई दोनों गुंडों के पास ताकत है जी, है ना। जंग अगर ये वाली है, ताकत है सिर्फ, तो उसके अंदर बनाना चाहिए। लेकिन जंग जो है वो एक एस्पेक्ट उसका क्या है, मैंने कहा इस्लाम के बेस के ऊपर प्रोग्रेस है। इस्लाम आपको मोरालिटी सिखाता है, सिद्धांत सिखाता है और आपको एथिक्स सिखाता है। इस्लाम आपको इजाजत नहीं देता कि आप ऐसे कोई वेपन को बनाएं जिससे हजारों इंसान या लाखों इंसान मरे, बल्कि नस्ल दर नस्ल अभी भी जापान में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके ऊपर वो आसार नजर आ रहे हैं, जो एटम बम अमेरिका ने मारा था उसके आसार अभी भी नजर आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि अगर आप किसी रब को मानते हैं जी, क्या वो खुदा आपको इजाजत देता है, चाहे किसी भी खुदा को माने, क्या आपको एक आपका परवरदिगार, आपका ईश्वर इजाजत देता है कि आप ऐसा बम बनाएं जो बम लाखों इंसानों को एक साथ मार दे? अभी हम ताकत की बात नहीं कर रहे हैं, पहले एथिक्स की बात कर रहे हैं। ईरान की विक्ट्री ताकत की बेस पे अगर हो जाए तो वो विक्ट्री ऐसी है कि दो ताकतवर हैं दोनों लेकिन आपकी रियल विक्ट्री कब है? जब आप जीते जंग में, लेकिन एथिकल विक्ट्री के साथ। यानी ये एथिकल मॉडल हजरत अली का है कि जंग के अंदर जंग जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपनी एथिकल सिद्धांतों वाली विक्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखें, अगर आप हार जाते हो लेकिन आप एथिकली मजबूत हो, आपके सिद्धांत, आपके वैल्यू सिस्टम, तो लोग आपकी मौत के बाद भी आपके फेवर में होंगे और जिसने मारा उसके मुखालिफ होंगे। तो ईरान एक आइडियोलॉजिकल मुल्क है जहां पर एथिक्स है। तो पहली चीज ईरान के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए कुरान, रसूलुल्लाह और अहले बैत की तालीम यह है कि आप ऐसी चीज नहीं बना सकते, आपके लिए जायज नहीं है बनाना। खूब, जब जायज नहीं है तो जायज नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, जो लोग कहते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब बना दो, अक्सर उनका यह क्लेम होता है कि अगर आप न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर पावर हो तो आप पे कोई हमला नहीं करेगा। यही बेस है ना, बैलेंस हो जाता है, शक्ति संतुलन हो जाता है। हाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप देखें, रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। है तो कैसे यूक्रेन से जंग के अंदर है? 2 साल हो गए, 2 साल से भी ज्यादा हो गए, बिल्कुल, है ना। जंग के अंदर है, कंटिन्यूअस जंग में। इतने न्यूक्लियर वेपन से कि सेकंड न्यूक्लियर पावर पूरी दुनिया का इस वक्त न्यूक्लियर वेपन्स का पावर रशिया है। क्या ये न्यूक्लियर वेपन्स ने रशिया को जंग से बचा पाया? क्या ऐसा हुआ कि उसके ऊपर हमला नहीं हुआ? न ऐसा हुआ न वैसा हुआ। यानी ये जो लोग सवाल करते हैं और कहते हैं कि भाई ईरान अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा तो लोग हमला नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना एक और चीज है, न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करना एक और चीज है। लेकिन फिर इसी बिना पर, इसी वजह से उस पर लगातार हमले होते रहे हैं। हाल ही में जो 13 दिनों की जंग हुई थी वो भी इसी बिना पर हुई, और ईरान के जो न्यूक्लियर सेंटर्स थे जहां पर आरोप लगा कि वो यूरेनियम एनरिच कर रहा है, उस पर अमेरिका ने नुकसान पहुंचाया, उसको नुकसान पहुंचाया, उस पर हमला किया, ऐसा दावा किया गया। और उसके बाद ये जंग रुकी या इस पर सीज फायर हुआ, जो भी आप कह लें। तो ये सब तो उस पर हो रहा है, इसी बिना पर हो रहा है। जब वो नहीं ही बनाना चाहता या बार बार वो कह चुका है कि हमारा मकसद है ही नहीं न्यूक्लियर पावर को खासतौर से इस मकसद के लिए, हथियारों के मकसद से गेन करना, बावजूद इसके पूरी दुनिया से उसे अलग थलग क्यों कर दिया गया है? देखिए, वो आइडियोलॉजिकल वॉर है ना, उसके अंदर एक हमारी आइडियोलॉजी है कि हम झुकेंगे नहीं जी, एक उनकी आइडियोलॉजी है
वो ये समझते हैं कि अना रब्बुकुमुल आला, फिरौन कुरान में कहता था कि मैं, जो हजरत मूसा या मोजेस के मुखालिफ में फराओ था, वो ये कहता था कि मैं सबका रब हूं, आई एम द ओनर ऑफ एवरीबडी, तो सब मेरी इताअत करना चाहिए। तो ट्रम्प हैं या वेस्टर्न पावर्स हैं, इनके सामने यही है कि आप मेरे सामने गुलाम बन के खड़े रहो, ठीक है। अगर नहीं बन के खड़े रहोगे तो हम लड़ेंगे आपसे। आपके पास दो चॉइस है, या तो आप उनके पावर्स की वजह से डर जाएं जी, और आप कहें भाई ठीक है ये हमारे रिसोर्सेज हैं आप ले लें, या दूसरा ये है कि आप रेजिस्टेंस दिखाएं, ठीक है। अगर आप रेजिस्टेंस दिखाएंगे तो लड़ाई होगी, जाने जाएंगी, जंग होगी, लेकिन फाइनली आपका नुकसान कम होगा। क्यों कम होगा जी? क्योंकि वैसे तो आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उठा के ऐसे ही दे रहे हैं। यानी अभी सऊदी ने और कतर ने और दुबई ने जब ट्रम्प आया तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए ना गिफ्ट के तौर पे, प्लेन भी गिफ्ट गोल्ड वाली प्लेन गिफ्ट करी। तो फाइनली ईरान ने जितना जंग में खर्च किया वो ज्यादा था, या इजराइल को, या इन लोगों ने जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, इन लोगों ने जो गिफ्ट किया वो ज्यादा था। अब गौर करें, ईरान ने कम खर्च किया, नुकसान ईरान का कम हुआ जी। ये लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी, आप देखें जंगल, मौला अली कहते हैं दुनिया जो है ना, हजरत अली अलैहि सलाम नहजुल बलागा में कहते हैं दुनिया जंगल की तरह, इस जंगल में हर बड़ा जानवर छोटे जानवर को खाने के फिराक में, ठीक है। जब तक शेर को ये लगता है ना कि मैं इसको दबोच लूंगा, तब तक शेर जो है दबोचता है। आपने यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखा होगा कि 200 गायें हैं और शेर हमला करता है जी, तो वो 200 गायें जो हैं वो भाग जाती हैं, है ना, लेकिन एक छोटी गाय माँ जो है वो देखती है कि मेरा बच्चा पकड़ा गया। वीडियो देखा होगा आपने। जब ये 200 गाय पलट के हमला करती हैं तो शेर भाग जाता है। देखा है कि नहीं? बिल्कुल। आप मुझे बताएं, शेर ताकतवर है या गाय ताकतवर? बिल्कुल सही कह रहे हैं, गाय ताकतवर है। शेर कब तक जीतता है? जब तक शेर अपने खौफ को गाय के अंदर इजाद कर दे। एक्चुअली शेर ताकतवर नहीं है, शेर का खौफ सामने वाले को कमजोर बना देता है। दुनिया ऐसी है जी। जब तक ईरान को लोग समझेंगे कि भाई ये कमजोर है जी, तब तक हमला करेंगे। अब जब ईरान ने दंदान शिकन या दांत तोड़ने वाला जवाब दिया तो इजराइल ने हाथ जोड़ के, खुद नेतन्याहू ने कहा कि हमारे सामने बार बार फोन किया नेतन्याहू ने और हाथ जोड़ा कि भाई इस जंग को बंद कराओ। या जो मेयर थे उसके, इनकी एक सिटी के, उन्होंने कहा कि अगर ये जंग 7 दिन चलेगी तो इस सिटी में कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। तो ईरान ने जब इतना पलट के हमला किया जी, इनको ये पता चल गया कि इस जंगल में अगर मैं शेर हूं तो कोई और भी शेर है। लेकिन एक बात है इसमें, एक बात है, ठीक है, ये तो आपने बताया पलटवार बहुत तगड़ा था ईरान का, हर तरफ धुआं कर दिया, इस्राएल के कोने कोने पर मिसाइल मारी। लेकिन ये भी तो एक सच्चाई है और कड़वी सच्चाई है कि ईरान का जो पासदारान इस्लाम है या IRGC है, उसकी टॉप लीडरशिप को एक बार में खत्म कर दिया। और खुद सुप्रीम लीडर निशाना थे, उन्हें भी कहीं ना कहीं कहा जाता है उस वक्त जो मीडिया रिपोर्ट आई कि उन्हें सेफ जोन में जाना पड़ा। तो फिर आपकी टेक्नोलॉजी का, आप के इतने एग्रेसिव होने का मतलब क्या? और इस्राइल के साथ ये बात है कि वो अपना बचाव भी बेहतर कर सकता है और पलटवार भी बहुत जबरदस्त करता है, मतलब आक्रामक भी है और बचाव भी कर सकता है। तो क्या ईरान की ये कमजोरी नहीं है? जी देखिए, इसको मैं ऐसे आपको एक्सप्लेन करूं कि एक बॉक्सिंग मैच जी, ठीक है, उस बॉक्सिंग मैच में 2 बॉक्सर हैं, दोनों बॉक्सर में ताकत है कि दोनों एक दूसरे को मार सकते हैं, ठीक है जी। ये क्लेम के इजराइल की जो सिक्योरिटी है वो बहुत अच्छी है, ये तो ईरान ने इसको ध्वस्त कर दिया, इसको तबाह कर दिया, क्योंकि ईरान ने उनके रिसर्च सेंटर्स पे मारा, मोसाद के हेडक्वार्टर पे मारा, उनके तमाम जो AI के सेंटर्स थे उस पे मारा। जहां ईरान चाहता था, जिस पॉइंट पे चाहता था इजराइल में, ईरान ने वहां पे मारा, ये क्लियर है। उन्होंने भी जहां चाहा वहां मारा ईरान के अंदर, तो ठीक है ना। तो दोनों पावर्स में इतनी ताकत है कि दोनों एक दूसरे को मार सकते हैं, है ना, ये क्लियर है। ऐसा नहीं है, ठीक है, इजराइल के पास, ईरान ये क्लेम नहीं करता कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम पूरी दुनिया के सुपर पावर बन गए, ये नहीं क्लेम कर रहा है ईरान जी। क्योंकि आप कंपेयर करें, ईरान एक तरफ इनकलाब 1979 में आया, 10 इयर्स उसके बाद
सद्दाम के थ्रू वेस्ट ने वॉर करवाए। 1990 तक 89 तक वॉर चला। 90 से लेके 2025 के 35 ईयर्स हैं, ईरान को टोटल मिले अपने आप को बनाने के लिए, ये जो कुछ भी ईरान ने बनाया है 35 ईयर्स में, और 35 ईयर्स में सैंक्शंस हैं जो ईरान कुछ खरीद भी नहीं सकता जी। तो आप देखें, एक तरफ आपकी कौन लड़ रहा है बॉक्सिंग मैच में जी, एक वो टीम लड़ रही है जो अंडर सैंक्शन है, उसके बावजूद इतनी ताकत हो जाना कि इजराइल के कोने कोने को मार पाना, ये बजाते खुद उसके कुदरत को बता रहा है। ये क्लेम नहीं है इमरान भाई कि ईरान इतना पावरफुल हो गया है कि अब कोई ईरान पे हमला नहीं कर सकता है और ईरान की ये टेक्नोलॉजी, ये क्लेम ही नहीं है जी। क्लेम ये है कि अगर तुम मारोगे तो हम भी मारेंगे। आयतुल्लाह खामेनेई का आपने बार बार कहा मीज़ानी मीखोरी, ये नहीं मीज़ानी तुम मारोगे तो मार भी खाओगे, ये नहीं कहा कि तुम मार नहीं सकते। आप समझे, यानी ईरान ये क्लेम ही नहीं कर रहा है फिलहाल। प्लस दुनिया जो है ना, इसके अंदर लोग ये सवाल करते हैं रशिया क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है। ये दुनिया खुदगर्ज दुनिया है, जंगल है। रशिया उतनी मदद करेगा जितना उसको ये लगे कि कल ईरान इतना ताकतवर नहीं बन जाए कि मुझ पर चढ़ जाए। चाइना उतनी मदद करेगा कि जब तक लगेगा कि कोई ऐसी कंट्री हो जो कंट्री को दबा सके। लेकिन अगर उसे लग रहा है कि नहीं इतनी ताकतवर कोई कंट्री है तो चाइना उतना सपोर्ट नहीं करेगा। ईरान ने जो भी प्रोग्रेस हासिल की है वो खुद के बल पे किया है, जो इंपॉर्टेंट है हमारे व्यूअर्स के लिए एज अ लेसन। तो ये क्लेम करना कि ईरान इजराइल से मुकाबला जो है, तो ये हमारे लिए क्लियर है। लेकिन यहाँ पर एक और हमारे दर्शक भी अक्सर कमेंट बॉक्स पर लिखते हैं कि बहुत सारे हर विचार के और हर तरह से चीज़ों को समझने वाले दर्शक होते हैं। बहुत से दर्शक मैं पढ़ता हूँ लिखते हैं कि ये सारी गड़बड़ ईरान ही करता है। जब आप के पास उतनी ताकत नहीं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि बड़े जो उनके जो ताकतवर दोस्त हैं वो भी एक लिमिट तक ही उनका साथ देंगे, फिर आप क्यों मुदाखलत करते हैं, क्यों दखल अंदाजी करते हैं अपने से बहुत दूर के इलाकों तक? मैं बात कर रहा हूँ फिलिस्तीन की। आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी का उसको अहम हिस्सा क्यों बनाया? उसके बाद में जब उस पर कोई बात होती, जब इसराइल और हमास के बीच में सीज फायर अभी फाइनल वाला हुआ, तुर्की को बुलाया, कतर को बिठाया, सऊदी के प्रतिनिधि को बुलाया, एर्दोगान तो खुद बैठे, साइन हुई, कतर के जो अमीर हैं, चीफ हैं, वो बैठे, ईरान का कोई बाशिंदा नहीं। जो मुकावमत को या संघर्ष, जो रेजिस्टेंस है उसको लीड करता हो, या जो उस कॉज को लेकर सबसे ज्यादा पिछले 47 सालों से अगवा रहा हो, उसको नहीं बुलाया जाता, उसको पूछा तक नहीं जाता है, उसका नाम तक नहीं लिया जाता है। तो ना आपकी ताकत के आधार पर आपको मान्यता दी जा रही है और ना ही आपकी कूटनीति के आधार पर। इसके क्या मायने निकाले जाए जी? और आप पार्टी हैं, उसमें दावा करते हैं लेकिन वो मानता नहीं कोई आपको पार्टी जी। देखिए, क्लियर है कि आप हमास को या वो लोग जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं जी, उनके जितने भी लीडर्स हैं, उनके आप स्टेटमेंट्स जब सुनेंगे तो उन्होंने स्टेटमेंट में सिर्फ 4 लोग कंट्रीज का नाम लिया जी, ठीक है। उन्होंने ईरान का नाम लिया, यमन का नाम लिया, लुबनान का नाम लिया, और दुनिया के वो लोग जिन लोगों ने साथ दिया, हमास के लोगों ने, हमास के लोगों ने, ठीक है ना। जितने भी हमास के लीडर्स हैं उन्होंने क्लियरली इन्हीं लोगों को अपना, उन्होंने कहा कि ये लोग वो हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया जी, है ना। बाकी लोगों ने खाना दिया होगा, ट्रक पहुंचा दी होगी, लेकिन जब आप मार खा रहे हो और गोली खा रहे हो तो आपको गोली चाहिए, आपको खाना नहीं चाहिए। भूखे भी आप लड़ लेंगे, लेकिन आप जिंदा रहोगे तो आप खा पाओगे ना। तो जो रेजिस्टेंस वाले लोग हैं उनके लिए बिल्कुल क्लियर है कि ईरान क्या है, ईरान का रोल क्या है। ईरान का 3 किस्म की जंग है जी। एक जंग है मिलिट्री वाली, एक जंग है जो ये वाली जो पॉलिटिकल या आप कहें जिसके अंदर फॉरेन पॉलिसी टाइप की जंग है जी, डिप्लोमेसी वाली जंग है। ये 2 टाइप हो गई, एक मिलिट्री, एक डिप्लोमेसी और एक एथिकल जी। 3 अलग जंग के लेवल्स हैं जी। ईरान मिलिट्री वाली जंग में रेजिस्टेंस के बिल्कुल साथ में है। डिप्लोमेसी वाली जंग में अमेरिका से बात कौन करेगा जी? ईरान तो नहीं करेगा। इजराइल को नेगोशिएट कौन करेगा? ईरान तो इजराइल को एग्जिस्टेंस ही नहीं मानता है। ईरान तो इजराइल के साथ बात ही नहीं करेगा। तो जब डिप्लोमेसी की बात आएगी
तो हमास किसको चूज करेगा डिप्लोमेटिक बात करने के लिए? वो ईरान को नहीं चूज करेगा, और ईरान खुद आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा ईरान? क्योंकि ईरान की ना अमेरिका से बनती है ना इजराइल से बनती है। हमास की तरफ से नेगोशिएट वो करेगा जिनकी उनके साथ अच्छी बनती है, तो इसमें कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मिलिट्री वाली जंग में ईरान और यमन और हुसी ये लोग एक हैं जी। डिप्लोमेसी वाली जंग में जो इन लोगों का डिप्लोमेटिक फ्रंट है, वो डिप्लोमेटिक फ्रंट जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि हमास के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो नेगोशिएट करना चाहता है जी, तो क्योंकि ईरान, देखिए ईरान की जो आइडियोलॉजी है वो इंपॉर्टेंट है आपके व्यूअर्स के लिए भी समझना, कि ईरान 2 स्टेट सोल्यूशन को नहीं मानता। अच्छा, ईरान तो मानता ही नहीं है कि इसराइल को एग्जिस्ट करना चाहिए बुनियादी तौर पर जी, ठीक है ना। तो ईरान इसके साथ मैच भी नहीं खेलता है। ईरान कहता है कि एक स्टेट होना चाहिए। आप नेगोशिएट तब करते हैं जब आप उसके एग्जिस्टेंस को कबूल करते हैं, आप उनके एग्जिस्टेंस को ही कबूल नहीं करते। ये जिद नहीं है, ये जिद नहीं है, एक तरह की जिद नहीं है, और एक तरह से डिस्टरबेंस क्रिएट करने की जो चीजें अब मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकती, उसका एक हल निकल सकता है। लेकिन एक ऐसी बात जो नामुमकिन है उस पर अड़े रहना, और ये आरोप लगता है कि डिस्टरबेंस क्रिएट कराना, आरोप लगता है पश्चिम की तरफ से कि सारी गड़बड़ी की जड़ ईरान है। क्योंकि आप ईरान में रह रहे हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं, क्योंकि आप वहां रह रहे हैं, वहां का समाज क्या बात करता है इसको लेकर के, इस पर मैं पूछ रहा हूं। तो ये सारी गड़बड़ी की जड़ जो है, सारी गड़बड़ी की ईरान नहीं है। देखिए, इसको इस तरीके से देखें कि किसी के घर में हमला हो गया जी, ठीक है, और पूरी फैमिली को आपने लेके जाके टॉयलेट में बंद कर दिया जी, ठीक है, और जब टॉयलेट में बंद कर दिया फैमिली को, और वो फैमिली अगर दरवाजा ठोके जोर जोर से, कहे कि भाई मुझे आने दो बाहर, तो आप कहेंगे क्यों इतनी आवाज कर रहा है, क्यों गड़बड़ी कर रहा है ना। तो आप या तो ये नजरिया सही है कि आप कहें कि भाई इनका पूरा घर है, आपने 85% लैंड पे कब्जा कर लिया है, और 15% जब अपनी आजादी की बात करें और कोई उसे सपोर्ट करे तो आप बोले गड़बड़ कर रहे हैं। गड़बड़ ना करने का मतलब क्या है कि ये किचन, ये टॉयलेट में बंद रहे और आवाज नहीं करे, यानी ये गड़बड़ नहीं है। लेकिन अगर कोई उसे हेल्प करे कि भाई तुम्हारी संघर्ष है, तुम्हारी आजादी है, तुम अपनी लड़ाई करो, तो ये गड़बड़ नहीं है, बल्कि उनको सपोर्ट है। देखिए, अब हम लोग जाते हैं दोबारा महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी के ऊपर, है ना। आप कहते हैं गड़बड़ की आइडियोलॉजी है, तो महात्मा गांधी की भी तो यही, मैं नहीं कहता, ये आरोप लगता है, ये ईरान पे आरोप। आपसे मुराद व्यूअर्स, मैं यूरोप कहता है ये बात, पश्चिम कहता है, इसराइल आरोप लगाता है कि सारी जड़ इस ईरान को खत्म करो, ईरान को होना ही नहीं चाहिए। इसराइल के यही बयान रहते हैं। ईरान जिस दिन खत्म हुआ या कमजोर हुआ या यहाँ रिजीम बदली, उनकी पूरी कोशिश है, अभी भी 12 दिनों की जंग के दौरान ये कोशिश थी कि ये रिजीम बदल दो तो सारी गड़बड़ी खत्म हो जाएगी। यही होता है जी। देखिए, आपसे मुराद ये जो लोग सवाल कर रहे हैं, तो ये बंद कर, जिनको अरेस्ट किया गया, एक मैं आपके 2 मिसालें देता हूँ। एक पैलेस्टाइन है, ठीक है, जहां पर जो हम नहीं कह रहे, वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं, जूविश एकेडमिशियंस हैं, हिस्टोरियंस हैं, एलन पेपे हैं, रॉबर्ट फिंकलस्टाइन हैं, ये लोग जो बड़े बड़े वेस्टर्न एकेडमिशियंस हैं, वो सारे लोग कह रहे हैं कि जो इजराइल कर रहा है, ऐसा नहीं है कि पैलेस्टाइन अगर रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा तो इन लोग बहुत शरीफ लोग हैं, नहीं। 7 अक्टूबर से पहले ही 10,000 से ज्यादा इनके आम इंसान उनकी जेलों में बंद थे, जिनका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं था जी। तो ऐसा नहीं है कि तो ये तस्वुर जो हमारे व्यूअर्स के लिए कि गड़बड़ नहीं थी और ईरान गया तो गड़बड़ हो गई, ऐसा नहीं है। वो लोग अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। ओके, इसके अभी मैं आपको 2 मिसालें देता हूं, फिर महात्मा गांधी की भी मिसाल देता हूं ताकि हमारे व्यूअर्स के लिए क्लियर हो जाए आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो यस, ईरान रूट कॉज है पैलेस्टाइन में, लेकिन रूट कॉज का मतलब आइडियोलॉजिकल रूट कॉज है। ईरान कहता है तुम्हारा हक है, सामने वाले के सामने सर नहीं झुकाओ, सर कट जाएगा चलेगा, सर नहीं झुकाओ। ये आइडियोलॉजी है ईरान की, और ईरान खुल के कहता है कि हम इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। वो अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, उनको आजाद होना चाहिए। मैं आपको ले जाता हूं इंडिया के लिए, ठीक है। ये कहते हैं नामुमकिन है, क्यों नामुमकिन है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन में इजराइल है, यूनाइटेड नेशन ने मान्यता दे दी है ना, बिल्कुल। तो अब वर्ल्ड वॉर से पहले, यूनाइटेड नेशन से पहले एक चीज होती थी जिसे कहा जाता था द लीग ऑफ नेशन, है ना। द लीग ऑफ नेशन यूनाइटेड नेशन से पहले था। उसमें इंडिया को कहा गया था कि इंडिया क्या है, इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी है।
ठीक है। तो उस टाइम पे पूरी दुनिया ने मान लिया था कि इंडिया क्या है, ब्रिटिश कॉलोनी है, तो क्या इंडिया को अपनी आजादी छोड़ देनी चाहिए थी, संघर्ष छोड़ देना चाहिए था। इंडिया को पता है हमारी जमीन पर ब्रिटिश ने कब्जा किया है जी। अब हम लड़ेंगे, हम अपनी दुनिया क्या बोलती है वो एक सेकेंडरी चीज है, हमारी जमीन पे कब्जा है तो हम आजादी की जंग लड़ रहे हैं जी। अब महात्मा गांधी ने इसी आजादी को सपोर्ट किया। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट क्या है? महात्मा गांधी कहते हैं पूरा पैलेस्टाइन बिलोंग्स टू द पैलेस्टीनियंस, यानी ये नहीं कहा कि इजराइल एक अलग कंट्री, नहीं, उन्होंने कहा फलस्तीन फलस्तीनियों का है जिस तरीके से इंग्लैंड इंग्लिश का है या फ्रांस फ्रेंच का है। तो ये भी तो जिद वाली बात हो गई जी। महात्मा गांधी को ऑप्शन दिया गया था कि भाई इजराइल को एक्सेप्ट कर लो, महात्मा गांधी ने कहा नहीं एक्सेप्ट करूंगा। क्यों? इसको जिद नहीं कहते, इसको कहते हैं आइडियोलॉजी। जब आप एक ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने एक ऑक्यूपेशन को एक काबिज ताकत से लड़ के अपने आप को आजाद किया है, तो आप फलस्तीन की आजादी बेहतर समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग भी वही संघर्ष कर रहे हैं जो हमने हिंदुस्तान में संघर्ष किया था, जो हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। तो महात्मा गांधी की भी आइडियोलॉजी ये है, ईरान की भी आइडियोलॉजी ये है, नेल्सन मंडेला की भी, जो भी क्रांतिकारी लोग होंगे सारे, नेल्सन मंडेला ने क्या कहा, उनकी वीडियोस देखें, बहुत अजीब चीज है, मैं आपको बताता हूं। नेल्सन मंडेला आयतुल्ला खामेनेई से मिले, एक वीडियो हमने भी दिखाया था, वो वीडियो एक बार जी बहुत इंटरेस्टिंग है कि आयतुल्ला खामेनेई ने बाद में एक वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया कि जितने भी क्रांति दुनिया में हुई है, सारी क्रांति जो होती है वो एक दूसरे से इंस्पायर होती है। आयतुल्ला खामेनेई ने एक किताब लिखी है, द रोल ऑफ मुस्लिम्स इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। आपके लिए ताज्जुब होगा जी। महात्मा गांधी आयतुल्ला खामेनेई जो हैं वो बार बार जवाहरलाल नेहरू की किताब जो है उसको कोट करते हैं, जो उन्होंने वर्ल्ड के ऊपर लिखी है, हिस्ट्री के ऊपर। आयतुल्ला खामेनेई अपने आप को इंडिया का हिस्ट्री का एक्सपर्ट बोलते हैं, कहते हैं मैंने इंडियन हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ा है। क्यों? वो एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हम लोग इंडिया फ्रीडम कब हासिल किया? इंडिया ने 1947 में जी। तो आयतुल्ला खामेनेई कहते हैं कि हमने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को स्टडी किया और उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को 1979 के रेवोल्यूशन में अप्लाई किया ईरान में, है ना, ये उन्होंने, वो कह रहे मैंने स्टडी किया जी। नेल्सन मंडेला आए आयतुल्ला खामेनेई से मिलने के लिए, क्योंकि देखिए पहले इंडियन रेवोल्यूशन हुआ, फिर इरानियन रेवोल्यूशन हुआ, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में रेवोल्यूशन हुआ। जब आयतुल्ला खामेनेई से नेल्सन मंडेला मिलने आए तो नेल्सन मंडेला को इमाम खोमेनी, आयतुल्ला खामेनेई ने कहा, या इमाम खोमेनी ने कहा कि आपका रेवोल्यूशन जो है ना वो कामयाब तब होगा जब आपके लोग आपके साथ होंगे। आपके लोग जब तक आपके साथ नहीं है और आपके लोगों में जान देने का जज्बा नहीं, जब तक कामयाब नहीं होगा। तो नेल्सन मंडेला ने उसके इमाम खोमेनी से मिलने के बाद, आयतुल्ला खामेनेई से मिलने के बाद अपनी पूरी स्ट्रैटेजी साउथ अफ्रीका के रेवोल्यूशन की चेंज की। इसलिए जब साउथ अफ्रीका में रेवोल्यूशन आया और नेल्सन मंडेला आयतुल्ला खामेनेई से मिलने आए, तो वीडियो आप प्ले भी कर सकते हैं चाहे तो। वो वीडियो में वो कह रहे हैं कि यू आर माई लीडर। बिल्कुल। क्यों कह रहे हैं यू आर माई लीडर आयतुल्ला खामेनेई को? बिकॉज वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो रेवोल्यूशन आया था जी, उस रेवोल्यूशन में आपका रोल है, क्योंकि आपने हमें एक अपने 1979 रेवोल्यूशन का लेसन्स हमें सिखाया, वो हमने वहां पर अप्लाई किया जी। तो दुनिया में जितने दो किस्म के लोग हैं, या क्रांतिकारी लोग हैं जिन लोग संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, दुनिया के सामने, जालिमीन के सामने झुकते नहीं है। अब वो पूरी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल लें, चाहे महात्मा गांधी को लें, चाहे सुभाष चंद्र बोस को लें, चाहे वीर साहब, मतलब जितने भी इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के लोग हैं, उन लोगों की आइडियोलॉजी ये थी। ईरान की भी यही आइडियोलॉजी है, पैलेस्टाइन की भी यही आइडियोलॉजी है। हम इन्हें एक्सट्रीमिज्म नहीं कहें, जो नजरिया है वो ये है कि पूरा पैलेस्टाइन एक पैलेस्टाइन होना चाहिए जी। वहां के मूल के जो लोग हैं, चाहे वो ज्यूज हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे मुस्लिम्स हो, सबको इक्वल राइट्स हो, सब मिलके एक ऐसी गवर्नमेंट बनाए जो उनका रेफरेंडम हो, वो अपने मुताबिक एक गवर्नमेंट को बनाए। वेस्ट उनके लिए डिसाइड नहीं करेगा जी, कोई और उनके लिए, ईरान उनके लिए डिसाइड नहीं करेगा, वो खुद अपनी एक गवर्नमेंट बनाए जो एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होगी। क्या ये एक्सट्रीमिज्म है? क्या ये जिदबाजी है? नहीं, इक्वल राइट्स रखें आप हर इंसान के लिए। ये उनका एक मुतालिबा है, उनकी डिमांड है, और ये एक जायज डिमांड है।
और हमें तमाम इंसानों को, चाहे वो किसी भी मजहब के से ताल्लुक रखते हो, मैं आपको इनवाइट करूंगा अपने व्यूअर्स को कि पढ़ें पैलेस्टाइन के बारे में। जो एकेडमिक्स हैं दुनिया के बड़े बड़े, वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में। जो आम मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जो बता रहा है, वो तो नेचुरली क्योंकि पेड मीडिया है तो वो वही बताएगा जो उनके माई बाप जो बैठे हुए वो बताएंगे। लेकिन एक बात है, जो चीजें अभी हो गई, सीज फायर हो गया है, इसके बाद एक खामोशी तो है, लेकिन ऐसा लगता है, जैसे लगता है, ऐसा महसूस होता है, हम लोग जितना स्टडी कर पाते हैं, लगातार नजर रखते हैं मिडिल ईस्ट की खबरों पर, कि एक तूफान के पहले की खामोशी है। आगे क्या हो सकता है? आप तो लगातार इस पर रिसर्च करते हैं, स्टडी करते रहते हैं, और ईरान भी अपनी जंगी तैयारियों को अंजाम देता ही रहा है, वो रुका नहीं है। हमास इसराइल सीज फायर हो गया है, लेकिन इसराइल का जो नेचर रहा है वो बड़ा आक्रामक रहा है और कभी भी बड़ा सरप्राइज हो जाता है। तो इसको कैसे देखें, क्या हो सकता है? देखिए, क्लियर है कि जंग रुकी है, जंग खत्म नहीं हुई है, ये सबके लिए क्लियर है। एक इरानियन एक्सपर्ट है, उनका एनालिसिस ये है कि इजराइल कब हमला करेगा। जी, इजराइल तब हमला करेगा जब उसमें इतनी ताकत हो जाए कि ईरान की जवाबी कार्रवाई को वो बर्दाश्त कर ले। यानी आप तो मारेंगे, जैसा आपने कहा कि ईरान के टॉप लीडर्स को मार दिया उन्होंने। यानी टॉप लीडर्स, अगर वो एक कंट्री जो होती है वो 10 लोगों से नहीं चलती है जी। 9 करोड़ की जो कंट्री है और जिसके पास एक मिलिट्री जो कई लाख मिलिट्री हो, कई मिलियन उनके जो है पैरामिलिट्री हो, वो 10 लोगों के मारने से खत्म हो जाती है। आप 3 साइंटिस्ट को मार दें, 10 साइंटिस्ट को मार दें, कि तो क्या किसी मुल्क की पूरी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी खत्म हो जाती है? यानी इंडिया में खुदा न करे किसी आईआईटी के साइंटिस्ट को आपने 10 आईआईटी के साइंटिस्ट को मार दिया, तो इसका क्या मतलब है? आईआईटी खत्म हो गया, आईआईटी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी खत्म हो गई। जो 30 साल से उन्होंने रिसर्च करी है, उनके टीचर्स, उनके स्टूडेंट्स, वो रिसर्च, वो टेक्नोलॉजी खत्म हो गई। बेवकूफी की बात है। तो ये है कि ईरान एक कंट्री है, कंट्री के तौर पर साइंस है, टेक्नोलॉजी है, लीडरशिप है, वो सब अपनी जगह पर महफूज है। लेकिन ये है कि क्या होगा फ्यूचर में, जब तक ईरान को, इजराइल को ये लगता है कि हम जो हैं वो बर्दाश्त कर लेंगे, तो इजराइल के जो तरीके हैं, जो इजराइल करना चाहता है, जो इजराइल के लिए आसान है। पहली चीज, इजराइल ने सीरिया में इन्वेस्ट किया, गोलानी को अपना एजेंट बनाया। तो जब वो गोलानी आया था, सीरिया का जो प्रेसिडेंट है, तो इतना खुश हो गए थे कि सीरिया में इनकलाब आ गया है, रेवोल्यूशन आ गया है। हुआ क्या? लास्ट वीक वो जो उनके मिनिस्टर्स हैं, वो इजराइल के मिनिस्टर्स से भी उनकी मुलाकात हुई। अभी वो खुद अमेरिका जाने वाला है, बुश से बात हुई, ट्रम्प से बात हुई। तो ये तो क्लियर है। इजराइल के लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या क्या हैं जो एनालिस्ट बता रहे हैं? पहला ऑप्शन ये है कि वो इराक को डिस्टर्ब करेगा। इराक में जहां पर वो एरिया जहां पर आईसिस था, क्योंकि गोलानी यहीं से गया था इराक से, अगर ये प्रॉब्लम हो जाता है, और ये ईरान और इराक दोनों जानते हैं कि ये हो सकता है और इसके ऊपर उन लोग काम करेंगे। अभी बीच में एक डील भी की है उन्होंने सरहद को लेकर के, अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर, इराक और ईरान के बीच, कि हम लोग सारी चीज़ों को शेयर करेंगे और बहुत स्ट्रांगली अपनी अपनी सरहदों की हिफाजत करेंगे, क्योंकि ये खदशा तो है कि इराक के जरिए ईरान तक पहुंचने की कोशिश, वो बॉर्डर्स पर अगर टेंशन हो जाए और वहां पर जंग शुरू हो जाए, तो ईरान इराक में इन्वॉल्व हो जाएगा। जी।